Good morning students, I am JK Maurya. Welcome to all of you at this platform. दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2016 का जो 1 फरवरी 2019 को हुआ था। तो इसका हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया था और आज हम 61 से 125 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पेपर का 61वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें है द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इन सब में इनके लेखक कौन हैं। ऑप्शन है पाल सीवरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, फ्लोरेंस इलियट या फिर खुशवे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, आपको पता होगा यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? फ्रेडरिक एल समैन। तो कोल्ड वार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। दोनों तरफ हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोल्ड वार कहते हैं। मतलब युद्ध की संभावना पूरी तरह से बनी हुई थी। पूरा जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था, लेकिन भारत जो है इस गुट से अलग था। और भारत ने क्या बना लिया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन को लीड कर रहा था और उसने इन दोनों ग्रुपों में जाने से परहेज किया और तटस्थ रहने की नीति अपनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? ऑप्शन आपके सामने है रूजवेल्ट, चर्चिल, नेहरू या फिर स्टालिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। रूजवेल्ट हैं। रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द को बनाया। अब ये संयुक्त राष्ट्र शब्द आया कहाँ से, इसका डिटेल देख लीजिए। तो इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द निर्मित किया गया था। इस नाम का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब धुरी शक्तियों के विरुद्ध 26 देशों के प्रतिनिधियों ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। तो इसलिए 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या फिर 1998। ये मिस हो गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1995। सार्क क्या है? सार्क जिसे आप क्या कहते हैं? दक्षेस भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षेस सार्क के निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव किसने दिया था? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की ओर से दिया गया था। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और दक्षेस का 8वां सम्मेलन 1995 में भारत में नई दिल्ली में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य घोषित महत्वपूर्ण वर्ष कौन से हैं? सार्क आश्रय वर्ष 1991, सार्क पर्यावरण वर्ष 1992 और सार्क विकलांग वर्ष 1993। तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? ठीक है। ऑप्शन है उदार दर्शन, दूसरा है कम्युनिस्ट दर्शन, तीसरा है धर्म दर्शन और चौथा है लोकतांत्रिक दर्शन। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हमारा सही होगा, कम्युनिस्ट दर्शन। ठीक है। चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत, चीन में आपको पता है कि कम्युनिस्ट शासन प्रणाली है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। चीन की विदेश नीति मुख्यतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ जेडोंग के विचारधारा पर आधारित है। चीनी राष्ट्रपति देंग सियाओपिंग द्वारा प्रारंभ की गई आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की नीति के पश्चात भी वर्तमान दशकों में वहाँ की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? कम्युनिस्ट दर्शन है। ठीक है। और इस समय देख रहे हैं आप लोग चाइना में कितना विद्रोह हो रहा है, कितना आंदोलन हो रहा है इस जो है कम्युनिस्ट सरकार होने के बावजूद। ठीक है।
ये वहाँ के प्रेसिडेंट का जो ये भ्रष्टाचार है उसका खुलासा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? आपका संगठन है। अगर संगठन नहीं होगा तो प्रशासन ठीक से नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? योजनाओं का निर्धारण करना, संसाधनों का आवंटन करना, कार्यों का विभाजन करना, कार्यबल का व्यवस्थित उपयोग, संसाधनों का इष्टतम उपयोग इत्यादि। इसका तात्पर्य है कि सामूहिक प्रक्रिया द्वारा सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। कहाँ की प्रणाली का? यूएसए प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या फिर स्विस प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए वाला, यूएसए प्रशासनिक प्रणाली। यूएसए प्रशासनिक प्रणाली का है ये। इसका डिटेल देख लीजिए। स्वतंत्र नियामक आयोग का विकास 1887 में अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक हितों की रक्षा व अभिवृद्धि करना है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है और इनका कार्यकाल 5 से 7 वर्ष होता है। ये आयोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या फिर भर्ती। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है? चयन की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारा आंसर डी सही होगा। इसमें कौन सा होगा? भर्ती होगा। किसी संगठन में आवश्यक योग्यता और कौशल के साथ सही उम्मीदवार का चयन भर्ती प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी संगठन में आवश्यक योग्यता और कौशल के साथ सही उम्मीदवार का चयन भर्ती प्रक्रिया कहलाती है। चयन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? भर्ती से होता है, जो कि संगठन का पहला आवश्यक कदम होता है। किंतु भर्ती की प्रक्रिया भिन्न भिन्न संगठनों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और सभी संगठनों के अलग मानक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बैंक में भर्ती लेना है तो उसके एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। ठीक है, अगर फौज में जाना है तो उसके भर्ती का पैटर्न अलग है, या फिर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए अलग है, और आप पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जो नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कर्मियों को दूर करता है? ऑप्शन है स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या फिर प्रेरणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इनके दोषों को कम करता है कौन? प्रशिक्षण। अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो कमियां दूर हो जाएंगी। तो प्रशिक्षण एक निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु एक संगठित गतिविधि है। नवीन कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण देना आवश्यक है जो उनके लिए नया है तथा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रशिक्षण किस लिए देते हैं? आप जिस विभाग में जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उसके बारे में जान जाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना, देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा। तो ऑप्शन है वरिष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत या फिर अनुशासन सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, वरिष्ठता सिद्धांत। तो ये वरिष्ठता सिद्धांत क्या है आपको पता होगा कि जैसे कोई कर्मचारी है किसी पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन करके, यानी कि उसको उसके ऊंचे पद पे अगर भेज दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? पदोन्नति कहलाता है। और जब पदोन्नति होती है तो क्या होता है? सैलरी भी तो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर देखते हैं। कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है? कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आम विधि, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक विधि, तीसरा है साधारण विधि या चौथा है लोक विधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? संवैधानिक विधि। जो संवैधानिक विधि है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो लॉ बनाया गया है, वही राष्ट्र का मौलिक विधि होता है। ठीक है,
तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। किसी विधि किसी नियम संहिता को कहते हैं। विधि किसे कहते हैं? किसी नियम संहिता को कहते हैं। और विधि प्रायः भली भांति लिखी हुई संसूचकों इंस्ट्रक्शंस के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए, देश को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि को माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में विधि के विधान का आशय विधाता द्वारा बनाया हुआ कानून है, जो आपने पढ़ा होगा, मनु ने दिया था हिंदू धर्म के लिए, और इस तरह से बहुत सारे धर्मों में अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है गालिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी तो इंडिया की है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, रेडिकल पार्टी। ठीक है, सबसे पुराना दल है लेकिन अब ये विघटित हो चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। द रेडिकल सोशलिस्ट एंड रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी, फ्रेंच पार्टी रिपोलिजैन रेडिकल एंड रेडिकल सोशलिस्ट एक उदारवादी और पूर्व में सामाजिक उदारवादी फ्रांस में राजनीतिक पार्टी थी, जिसे अक्सर रेडिकल पार्टी के नाम से जानते हैं, संदर्भित करते हैं। यह फ्रांसीसी दलों में सबसे पुरानी पार्टी है जो अब विघटित हो चुकी है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो आप इस चारों ऑप्शन को देख के समझ गए होंगे कौन सा सही है। तो ये डी वाला सही है, निःशस्त्रीकरण। कौन सा सही है? निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निःशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर ही रोक लगा दो कि न हथियार रहेगा न लड़ाई होगी, और लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। निःशस्त्रीकरण की इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। यदि हथियारों को समाप्त कर दिया जाए तो युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा, तब वही होगा दंगल होगा, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो इतना नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1948, 1949 या फिर 1950। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी 1950 सही है। 1950 सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सामूहिक सुरक्षा से आशय ऐसी क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। यह मैत्री सुरक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वाकांक्षी प्रणाली है। सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग 1950 में कोरिया के युद्ध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है? चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है। ऑप्शन है 2018, 2015, 2016 या फिर 2017। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। भारत और चीन द्वारा समग्र चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। वर्ष 2015 में चीन में भारत भ्रमण वर्ष 2015 में चीन में भारत भ्रमण वर्ष समारोह के सफल समापन के पश्चात वर्ष 2016 भारतीय पर्यटकों के लिए चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन है बीजिंग, नई दिल्ली, माले या फिर कोलंबो। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, नई दिल्ली। चूँकि ये नई दिल्ली में हुआ था इसलिए इम्पॉर्टेंट था। तो इस तरह से कुछ जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नाम जिसे आप कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, चूँकि इसमें भारत लीडर के रूप में था। राज्यों की एक कैसी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बराज टीटो आदि लोगों ने मिलकर किया था। 1998 में 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में हुआ था। और आप लोग बताइए कि अभी लेटेस्ट में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे हुआ है और इसकी थीम क्या थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आसियान कब गठित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 77, आसियान कब गठित हुआ था? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 1967 में।
ठीक है। आसियान है क्या चीज़? आसियान दल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम रखने के लिए भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? ठीक है, अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। 1997, 1998, 1999 या फिर 2000? तो ऑप्शन ए 1997 बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य क्या है? संगठन ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। 1997 में रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा और यह भी घोषणा की कि वह किसी के बीच दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? ऑप्शन है बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या फिर परिवर्तनीय प्रणाली। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बंद प्रणाली। ठीक है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रबंधन जो है दो प्रणालियों पे काम करता है, एक तो बंद प्रणाली और एक खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम, और ये क्या है, क्लोज सिस्टम। खुली प्रणाली सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है, जो खुली प्रणाली है। बंद प्रणाली का बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता, वह केवल प्रणाली के भीतर ही कार्य करती है, इंटरनल रूप से ही कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, समर्थन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। प्रबंधन के नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या 7S, ठीक है, 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वाटसन द्वारा की गई है, जिसमें शामिल है संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार। इस ढांचे में समर्थन शामिल नहीं है, तो इन सातों का क्रम याद रखिए, सातों को याद रखिए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है और इसका क्या मतलब है? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, मेज, क्या लिखने की मेज। ठीक है, ब्यूरो से लिया गया है। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? मेज या लिखने की मेज। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, इसका अर्थ है मेज यानी लिखने की मेज। प्रत्येक राष्ट्र का शासन व प्रशासन उन्हीं नौकरशाहों के इर्द गिर्द घूर्णन करता दिखाई देता है। चलिए, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं प्रशासन के वो सब मेज पे होते हैं, वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख, योग्यता का प्रमाण। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, किसी भी संगठन का नियुक्ति अधिकारी परीक्षा प्रणाली के द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है। परीक्षा प्रणाली जो है वो 2 प्रारूप में होती है, एक लिखित होती है और एक मौखिक होती है। रिटन एग्जाम जैसे आप मेंस देते हैं, ठीक है, मौखिक जैसे इंटरव्यू देते हैं। नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों को इन परीक्षा प्रारूपों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए, और इसमें थोड़ा सा विवाद है। इस प्रश्न का उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने विकल्प ए माना है, जो कि यह प्रणाली छटनी प्रणाली है, न कि नियुक्ति प्रणाली। तो ये गलत है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? पदोन्नति, पदावनति, प्रशिक्षण या फिर स्थानांतरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, पदोन्नति। पदोन्नति अर्थात पद की उन्नति। पदोन्नति का मतलब पद की उन्नति। आधुनिक कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण आयाम है। पदोन्नति पद
स्तर सम्मान में वृद्धि करने या योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से संबद्ध है। पदोन्नति को आंतरिक भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती भी कहते हैं। कर्मचारियों को के नौकरियों में दिलचस्पी बढ़ाने और प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नति की जाती है, इसे प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, अगर प्रमोशन ना हो तो कोई ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा? जो जितना अच्छे से काम करता है, जितने इफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो जो आपकी जॉब की प्रोफाइल होती है उसमें प्रमोशन होता रहता है, इससे सैलरी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पावर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्म विधा का विकास किया है, तो आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला वाला सही है, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बुद्धि मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी नए विचारों को पैदा करने का एक सच्चा दृष्टिकोण है, लेकिन इसके बाद कई कारक हैं जो एक सफल बुद्धिशीलता के रास्ते में आ सकते हैं। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास एलेक्स एफ ऑसबर्न ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बी वाला सही है, 3। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सुधार स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 86, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी या फिर प्रधानमंत्री? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड चांसलर। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ठीक है, ये सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसे आप इंडिया में राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसी तरह से ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? एक उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? निम्न सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर करता है। और भारत में कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति सही होगा, क्योंकि ये विदेश नीति क्या राष्ट्रपति के हाथों से होता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशी नीति को अंतिम रूप प्रदान करता है। कुछ मामलों में जैसे कि युद्ध की घोषणा या राजनयिकों की नियुक्ति में सीनेट का समर्थन आवश्यक है, जो वहाँ की सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे है। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अमेरिका, चीन, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, चीन। ठीक है, चीन में जो है एकल दल प्रणाली सिस्टम है। तो एकल दल प्रणाली का अभिप्राय क्या है? किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चीन की राजनीतिक व्यवस्था में एकाधिकार है। अन्य दल भी वहाँ पर अस्तित्व में हैं और उन्हें कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं, किंतु वे सत्ता की दौड़ से बाहर हैं, इसलिए चीन को एकल दल प्रणाली का उदाहरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पे है। एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? जैसे जो पहले से सेवा में है उनका प्रमोशन होता है या फिर समय के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है? प्रवेश उपरांत परीक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण होना चाहिए, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण या सेवाकालीन प्रशिक्षण? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला सही है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पहले से ही जो सेवारत हैं ऐसे कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? कार्मिकों की क्षमता को बढ़ाना, जिससे कि वह अपने सांगठनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित कर सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रशासनिक कृतियों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जो प्रशासनिक कृत्यों हैं और इनके जो निर्णय हैं, इनकी वैधता का निर्धारण कौन करता है? न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है कि एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से इंग्लैंड में है, चूँकि इंग्लैंड को ही कॉपी किया गया है, तो इसमें कौन सी सभा है? कॉमन सभा है। कौन सी सभा है? कॉमन सभा है। जैसे इंडिया में आपका क्या होता है? लोकसभा होता है, उसी तरह से इंग्लैंड में क्या होता है? कॉमन सभा होता है। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन सभा है। ब्रिटेन में संसद का निर्माण हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स व क्राउन के मिलने से होता है। जैसे भारत में होता है राज्यसभा और लोकसभा, तो उसी तरह से यहाँ पे होता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स व क्राउन। ठीक है, इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ जो लॉर्ड है, इसको उच्च सदन कहते हैं और भारत में क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसको निम्न सदन कहते हैं और भारत में क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। वर्तमान में कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 646 है और इसके लिए कोरम 40 सदस्य हैं। भारत के लिए क्या होता है? 10% का कोरम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटेल ने, कार्नर ने, मैकाइबर ने या फिर एडमंड वर्क ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, एडमंड वर्क ने। ठीक है, ये जो एडमंड वर्क हैं ये प्रसिद्ध ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, एडमंड, और इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल एक सिद्धांत पर सहमत लोगों का समूह है। एक सिद्धांत पर सहमत लोगों का समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? 103। देखिए इसमें वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 2। अमेरिकी संविधान का निर्माण कहाँ से हुआ है? फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 21 फरवरी 1787 के द्वारा हुआ था। संविधान का प्रयोग 4 मार्च 1789 को हुआ। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार भारत में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई। मूल अधिकारों को संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपका सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ है, 1 फरवरी 2019 को, ये उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2019, इसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 104 का जो आंसर होगा वो डी होगा, 5 साल का होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है एनपीसी, दूसरा है एनएफसी, तीसरा है एमपीसी और चौथा है एमएफसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, एनपीसी। एनपीसी, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एनपीसी जो है चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय विधानमंडल है जिसे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसमें 2980 सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुट निरपेक्ष आंदोलन या फिर शीत युद्ध। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शक्ति का संतुलन। ठीक है, तो इसमें क्या है? शक्ति संतुलन
एक गतिशील अवधारणा है। शक्ति संतुलन जो है एक गतिशील अवधारणा है जो कि आंतरिक और बाह्य कारकों की वजह से निरंतर परिवर्तनशील रहती है। शक्ति संतुलन, ठीक है। यह परिवर्तन शक्ति की साम्यावस्था और वैषम्यावस्था दोनों रूपों में स्पष्ट होती है। विश्व व्यवस्था में जब कोई राज्य अधिक शक्ति ग्रहण कर लेता है तो जो उसके विरोधी राज्य होते हैं शक्ति में संतुलन लाने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। तो शक्ति संतुलन जैसे मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान कुछ ऐसा मिसाइल बना ले या कुछ नई खोज कर ले तो इंडिया भी क्या करेगा, इंडिया भी उसी तरह से अपनी पावर को बढ़ाएगा। या फिर चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, तो चाइना अगर किसी अपने डिफेंस में इम्प्रूवमेंट करता है तो फिर जो उसके प्रतिद्वंदी देश हैं या जो दूसरे देश हैं वो भी उसी तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर, सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा या फिर शक्ति का संतुलन? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा हमारा सही है। सभी के लिए एक चाहिए सामूहिक सुरक्षा और एक के लिए सभी की चाहिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सामूहिक सुरक्षा सभी के लिए एक और एक के लिए सभी सिद्धांत पर आधारित है। वुडरो विल्सन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्होंने परिभाषा दी है। और आदर्शवादियों के अनुसार अगर बात करें, विश्व में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालीन शांति स्थापित करना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 39 से 51 तक में तत्संबंधी प्रक्रियागत उपायों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? परिवर्तनीय हित, समान हित, पूर्व पूरक हित या फिर विशिष्ट हित। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, परिवर्तनीय हित। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जो हितों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार का वर्गीकरण किया गया, प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार का। इसमें क्या होता है, जबकि तात्विक रूप से राष्ट्रीय हितों का वर्गीकरण अस्थायी और गौण होता है। ठीक है, परिवर्तनीय हित उक्त सभी हितों में व्याप्त है, तब प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों में उभर सकता है। तो इस तरह से परिवर्तनीय हित जो है हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 109, 1981 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 25 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। 25 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। वर्ष 1961 ईस्वी से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। 1961 से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप लोगों जानते होंगे। इंडिया जो है इसका लीडर था, इंडिया और भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहले सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है पूछा है? भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह और सुरक्षा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी वाला सही होगा, सुरक्षा सही होगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। जो 3 तत्व शामिल हैं वे कौन कौन से हैं? भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह। चलिए ये तीनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैनेथ एवं वार्ट्स जो हैं ये घरेलू राजनीतिक, कैनेथ और वार्ट्स घरेलू राजनीतिक संरचना को परिभाषित करते हुए पहले संगठन या व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, दूसरे इकाइयों का विभिन्नीकरण और उसके विशिष्ट कार्य, और तीसरे सभी इकाइयों में क्षमता का वितरण। इसी घरेलू व्यवस्था की संरचना को वार्ट्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घरेलू राजनीति व्यवस्था के नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है।
ऑप्शन है विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या फिर निर्णय निर्माण। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, निर्णय निर्माण। ठीक है, तो निर्णय निर्माण क्यों सही है? क्योंकि सामान्यतः निर्णय निर्माण को विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सार्थक विकल्प के चुनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए निर्णय निर्माण जो है प्रक्रिया में उपलब्ध बहुत से विकल्पों का लक्ष्योन्मुख विश्लेषण करते हुए कार्यवाही के लिए किसी एक विकल्प को चुन लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या फिर पद सोपान। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, पद सोपान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या फिर अर्ध स्वायत्त विभाग। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सरकारी विभाग। इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? 1884, 1885, 1888 या फिर 1887। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 1887। कौन सा सही है? 1887 सही है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना कब की थी? 1887 में की थी और 1995 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, अमेरिकी प्रशासन ने इसे शीर्ष विहीन सरकार व शासन की चौथी शाखा कहा जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? आंतरिक रूप से, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ये। एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी और उन्नत प्रणाली भी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, बी, ऑप्शन बी सही होगा। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पदोन्नति प्रणाली भी कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए आप लोग। आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। एल.डी. वाइट की अगर बात करें तो इसके अनुसार पदोन्नति मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति है, जिसमें पद में परिवर्तन और आमतौर पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ कार्यभार बदलता रहता है। वेतन की बढ़ोतरी होती है, पद में परिवर्तन होता है, वेतन में बढ़ोतरी होती है, इसी तरह से कार्यभार भी बदलता रहता है। अधिक कठिन प्रकार का कार्य तथा उत्तरदायित्व निहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा में प्रवेश से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ठीक है, तो सेवा में प्रवेश से पहले की बात हो रही है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें कौन सा सही है? सी वाला पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण सही है। पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, जब आप जॉब ज्वाइन करने से पहले। प्रशिक्षण क्या है? एक कार्य है जिसके द्वारा क्रमिक की क्षमताओं को बढ़ाया जाता है, उनकी जो कैपेसिटी है, स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि अपने सांगठनिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कुशलताओं तथा रुझानों के अर्थों में सांगठनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 118 है। सिविल सेवकों की उनकी कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। कौन सा है? अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या फिर दृढ़ निश्चय। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। सिविल सेवकों को की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किससे कर सकते हैं? मनोबल से। ठीक है, तो सिविल सेवकों के मनोबल को प्रशासन में दक्षता के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। मनोबल कर्मचारियों की अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा की समग्रता पर निर्भर करता है। मनोबल द्वारा सिविल सेवकों की उसके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर बेल्जियम में। तो आपका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है,
तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिकी संविधान के संघवादी स्वरूप को लेकर संघवादी और संघवाद विरोधी विचारधारा के आधार पर दो दलों का गठन हुआ, संघवादी और संघवाद विरोधी विचारधारा के आधार पर, जिन्हें क्रमशः डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है। इसकी स्थापना से ही आधुनिक दलीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और अगर कहा जाए कि सबसे पहला जो लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है, वो अमेरिका का ही है। ठीक है, तो सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, किंतु उन्हें आधुनिक दल व्यवस्था का प्रतिनिधिकर्ता नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? संसद को, संघीय संसद को, डायट को या फिर कांग्रेस को? तो कांग्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण जो है वो प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों से मिलकर होता है। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा क्या है? निम्न सदन है। जैसे भारत में निम्न सदन क्या है? लोकसभा है, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि सीनेट के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा होता है और प्रत्येक राज्य अपने दो दो सदस्यों को सीनेट में भेजता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हर राज्यों के लिए अलग अलग राज्यसभा में सीटें निर्धारित की गई हैं। और इसमें क्या है, सभी जैसे इनके यहाँ 50 है तो 50 सभी से दो दो सदस्य सीनेट को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 135, 545 या फिर 200? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, 100, क्योंकि 50 हैं राज्य और 50 × 2 = 100, क्योंकि सब में दो दो चाहते हैं। लेकिन इंडिया में बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और लोकसभा का भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की कार्यपालिका का निचला सदन कौन सा है? फ्रांस की कार्यपालिका का निचला सदन सीनेट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है या चेंबर ऑफ डेप्यूटीज है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्रांस की विधायिका दो सदनों से मिलकर बनी है, निचला सदन जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और उच्च सदन का नाम सीनेट है, उच्च सदन का नाम सीनेट है। तो ये जो भी हैं कंट्री, इनका आप लोग याद रखिएगा। नेशनल असेंबली को ही चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज भी कहते हैं, चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है निचला सदन। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, और डिप्यूटीज एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिनिधि या दूत। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 577। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की विशेषता नहीं है। लॉबिंग, हित संबरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, चुनाव में सहभागी होना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप ये नहीं है। लॉबिंग है, हित संभरण है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना है, लेकिन चुनाव में सहभागी होना प्रेशर ग्रुप की विशेषता नहीं है। तो पहले आप प्रेशर ग्रुप समझ लीजिए क्या होता है। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप सत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके पक्ष में नीतियों का निर्माण किया जा सके। एक व्यक्ति दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। दबाव समूहों का कार्य हितों की अभिव्यक्ति करना, लॉबिंग करके विधायिका में अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करवाना, राजनेताओं को प्रभावित करना। किंतु राजनीतिक दलों के समान वह प्रत्यक्ष रूप से न तो निर्वाचनों में भाग लेते हैं और न ही सत्ता में भागीदारी करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप के लोग हैं। लेकिन जो आपका चुनाव में सहभागी हुए तो इसका मतलब निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो वो नहीं हो सकते। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? ठीक है, ऑप्शन है क्विंसी राइट, दूसरा है जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर, एन.जे. स्पाइकमैन, लॉर्ड कास्लेरो। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर ने अपनी पुस्तक पावर पॉलिटिक्स अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, पावर पॉलिटिक्स अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थिरता के लिए शक्ति संतुलन को आवश्यक तत्व के रूप में उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि विश्व व्यवस्था में
किसी शक्तिशाली देश की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कम शक्तिशाली देशों द्वारा इस नीति को अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया? अर्नेस्ट बी हैस, मार्गेंथाउ, पामर एवं पार्किंस और ऑर्गेन्सकी। तो ये आपका 125वां क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ ने शक्ति के संतुलन के बारे में लगभग बराबर वितरण के रूप में इसके साथ शक्ति का प्रयोग किया है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हैंस मार्गेंथाउ शामिल हैं। शक्ति सिद्धांत की बात करें या यथार्थवादी सिद्धांत की बात करें तो मार्गेंथाउ हैं। इन्होंने शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सत्ता के समान वितरण के रूप में किया है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन इनकी प्रसिद्ध रचना है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो 1948 में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 125 क्वेश्चन पूरे हुए जो कंप्लीट, ये 1 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलता है कि किस तरह से क्या पैटर्न है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को तो पूछे जाने का। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ जाइए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।